हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 10। टॉपिक हमारा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा द ग्रेट अपराइजिंग के कॉजेज, जहां पर पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल रिलीजियस कॉजेज, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल कॉजेज, इसके बाद मिलिट्री कॉजेज, ये हमने देख लिया। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ग्रेट अपराइजिंग के मेन इवेंट्स क्या थे, साथ ही साथ इसका रिजल्ट क्या रहा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ तो हम लोग चैप्टर जो है वो क्लियर करते चल रहे हैं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आप उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट कॉज ग्रीज्ड कार्ट्रिज। ठीक है, तो जो तुरंत का कारण, हमने देखा बहुत सारे कारण जो थे जिससे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो था वो भरा पड़ा था। लेकिन कुछ इमीडिएट कॉज जो था वो चाहिए होता है कि भाई कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, कि कहाँ से ये भड़क गया तेजी से। ठीक है, तो 1857 तक हम देखते हैं पूरा मसाला जो था वो रेडी था, यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म जो था वो रेडी था रेबल के लिए। अब एक स्पार्क की ज़रूरत थी, वो स्पार्क जो थी वो मिली कहाँ से? ग्रीज्ड कार्ट्रिज से। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस थे, बहुत सारे, क्या देखा जाए तो उनके नंबर्स जो थे अभी हम लोगों ने देखा वो ज़्यादा थे यूरोपियन जो सिपाही थे उनसे। अब हुआ क्या कि इंट्रोड्यूस कराया गया इनको इनफील्ड राइफल से, इनफील्ड राइफल्स, जिसमें कि कहा गया कि जो कार्ट्रिज है, ऐसा रूमर्स फैला कि इसमें जो कार्ट्रिज लगती है इसमें पिग एंड काउ फैट लगा हुआ है और इसको दांत से खींचना पड़ता है लगाने से पहले। अब जब ये बात जो थी, ये रूमर जो था वो लोगों के बीच में फैल गया, इससे क्या हुआ, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे वो आहत हुए। ठीक है, दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उन दोनों को ये लगा कि भाई ये लोग जो है वो हमारा रिलीजन जो है उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और इसी वजह से विद्रोह जो था वो यहाँ पर क्या हुआ, फैल गया। कैसे फैल गया? उन्होंने मना कर दिया इसके यूज़ से। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाने लगा और फिर इसके बाद उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब बात करते हैं मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर, वॉर के मेन इवेंट्स के बारे में कि क्या थे मेन इवेंट्स। अभी हमने देखा कि कार्ट्रिज जो थी उसके लिए रूमर्स फैल गया कि वो पिग फैट एंड काउ फैट उस पर लगा हुआ है और उसको दांतों से खींचना होता है। अब क्या हुआ, इस कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना कर दिया गया। इसकी शुरुआत जो थी वो हुई बैरकपुर कैंटोनमेंट, बंगाल की बैरकपुर कैंटोनमेंट। यहाँ पर एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मना कर दिया इस कार्ट्रिज का यूज़ करने से। अब मना किया तो क्या ब्रिटिशर्स ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उन्हें मारा पीटा गया, बुरा बर्ताव हुआ, जिसकी वजह से 2 ऑफिसर्स जो थे उनको गोली मार दी गई। जब ऐसा हुआ तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी चढ़ा दिया गया, इनको हैंग्ड कर दिया गया। ठीक है, अब जब ये खबर जो थी वो बड़ी तेजी से फैली, जैसे कहते हैं ना जंगल में आग, तो इसी तरीके से कार्ट्रिज जो थी उसकी खबर फैली, उसी तरीके से ये भी कि भाई किसी ने विरोध किया और उसको हैंग कर दिया गया। और इसी वजह से फिर एक के बाद एक करके कानपुर, मेरठ, झांसी, दिल्ली, ठीक है, लखनऊ, ये सारी जगहों पे लोग जो थे वो रेबल करने लगे। तो इस तरह हमने देखा कि जंगल में आग की तरह ये खबर जो थी वो सभी जगह फैल गई और विद्रोह जो थे वो भड़क उठे। कानपुर, मेरठ, झांसी, ठीक है, ये सारी जगहों पर, लखनऊ, ये सारी जगहों पर। अब इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेरठ। क्यों? क्योंकि मेरठ जो था यहीं से ही सबसे तेजी से विद्रोह जो थे वो फैले। मेरठ यहाँ पर 6 मई को मेरठ कैंटोनमेंट जो थी, यहाँ के 86 सिपाही जो थे उन्होंने इस कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना कर दिया। क्यों? रीज़न वही था कि इस पर पिग फैट एंड काउ फैट जो है वो लगा हुआ है, इसको दांतों से खींचना है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो उनको सस्पेंड किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उनको मारा पीटा गया और साथ ही साथ उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जब ये चीज़ हुई तो उनके और जो साथी थे वो भड़क उठे। उन्होंने ऑफिसर्स जो थे उनको मार डाला, उन पे गोलियां चलाई, उनको मार डाला, जेल पर अटैक किया गया और बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे, बहुत सारे जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया
गया। तो 10 मई को मेरठ का जो ये विद्रोह था बहुत तेजी से भड़क गया और उसके बाद ये सब पहुंचते हैं नेक्स्ट डे कहाँ पर, दिल्ली पहुंचते हैं ये। इनके साथ लोग जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं उस रैली में। और इसके बाद क्या होता है कि ऑफिसर्स को, दिल्ली में कुछ ऑफिसर्स को ये लोग मार देते हैं और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेते हैं और पहुंचते हैं बहादुर शाह जफ़र के पास, बहादुर शाह सेकंड के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई आप हमारी लीडरशिप करिए। बहादुर शाह जफ़र जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसके बाद लोगों की रिक्वेस्ट पर वो लीडरशिप के लिए मान गए। अब बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको डिक्लेयर किया गया एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली जो था उस पर कब्जा करके इनको अपना लीडर जो है उसको घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरीके से लोग जो थे वो जुड़ने लगे। लेकिन इनकी ये जो जीत थी बहुत बड़ी नहीं थी। जल्द ही क्या हुआ, सर जॉन निकोलसन जो थे इन्होंने क्या किया, दिल्ली जो था उस पर कब्जा अपना कर लिया, दिल्ली को सीज कर दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, कब, सितंबर 1857 को। और इसी दौरान जनरल नील जो थे उन्होंने हजारों जो रेबेलियन थे उनको, हजारों से रेबेलियन जो थे उनको इन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया। बहादुर शाह जफ़र का क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया गया रंगून, उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया, जिससे कि आगे फिर कोई उनका सक्सेसर ना खड़ा हो, कोई आगे विद्रोह ना करे। इसलिए बहादुर शाह जफ़र के सामने ही उनके बेटों को मार दिया गया। बहादुर शाह जफ़र पर केस चला, उनको रंगून भेज दिया गया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई कि भाई लाइफ टाइम जो है वो जेल में रहेंगे। फिर वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हामी भरी। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल यूनिटी जो है बहादुर शाह जफ़र की वजह से देखने को मिलती है। बहादुर शाह जफ़र जब वो इसके साथ जुड़े, इस विद्रोह के साथ जुड़े, लोगों ने देखा और फिर काफ़ी लोग जो थे वो इनके साथ आए। जो मेन चीफ थे, ठीक है, बहुत सारे जो इंडियन चीफ थे उन्होंने डिक्लेयर किया लॉयल्टी बहादुर शाह जफ़र के लिए कि भाई बहादुर शाह जफ़र जो है उनका जो एम है वो क्या है, इन ब्रिटिशर्स को भगाना, तो हम सभी जो है उनके लिए लॉयल रहेंगे। ठीक है, लेकिन बहादुर शाह जफ़र जो थे इनके मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य जो था उसका अंत हुआ। बहादुर शाह जफ़र, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा, क्या, यूनिफाइड पावर का। ठीक है, पावर को यूनिफाई करने का इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर, यहाँ पर लीडरशिप जो थी वो किया था अब नाना साहब ने। नाना साहब जो पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, जिनको बोला गया था कि भाई अडॉप्टेड चाइल्ड होने की वजह से टाइटल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, कानपुर में लीडरशिप किया। उसके बाद कानपुर फोर्ट जो था उसको इन्होंने कैप्चर किया और खुद को डिक्लेयर किया पेशवा, यानी अपना टाइटल जो था वो इन्होंने वापस ले लिया। अजीमुल्ला और तांत्या टोपे, इनकी हेल्प से इन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे उनके सामने चैलेंजेस रखे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए और इनके लिए प्राइज मनी रखी गई कि भाई इनको पकड़कर लाने वाले को 1 लाख रुपये जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में जनरल हैवलॉक जो था उसने क्या किया कि सीज कर दिया कानपुर फोर्ट और उसके बाद नाना साहब जो थे इनको हरा दिया गया। नाना साहब हार गए। इसके बाद नाना साहब जो थे वो भाग गए नेपाल। नाना साहब अब यहाँ पर नहीं थे, तो नाना साहब के ना रहने पर सारा बर्डन जो था वो आ गया तांत्या टोपे के ऊपर। तांत्या टोपे जिन्होंने फिर से फाइट की और कानपुर जो था उसे फिर से कैप्चर कर लिया, लेकिन फिर से वही चीज़, सक्सेस जो थी वो लंबे टाइम तक नहीं रही। वापस से ब्रिटिश जो थे वो कानपुर को कैप्चर करने में सफल रहे। अब बात करते हैं लखनऊ, जहां पर लीडरशिप की थी बेगम हजरत महल। अवध की बेगम हजरत महल ने यहाँ पर लीडरशिप की थी, जिनकी लीडरशिप लाजवाब थी। इन्होंने क्या किया, चौतरफा हमले किए ब्रिटिशर्स पर। इन्होंने जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी और हेनरी लॉरेंस जो थे इनको सीज कर दिया। हेनरी लॉरेंस और ब्रिटिश रेजिडेंसी इसको सीज कर दिया। हेनरी लॉरेंस को इन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इनको बचाने के लिए आए हैवलॉक, ठीक है, जनरल हैवलॉक जो थे वो इनको बचाने आए, लेकिन उन्होंने इनको खो दिया। साथ ही साथ अपने बहुत कई सारे साथी जो थे उनको खो दिया। इसके साथ ही साथ जनरल नील, आपको याद होगा, जिन्होंने दिल्ली में बहुत सारे रेबेलियन, हजारों की संख्या में रेबेलियन को मरवा दिया था, यहाँ पर जनरल नील जो थे ये भी मारे गए। ठीक है, लेकिन इसके बाद सर कॉलिन कैम्पबेल जो थे
फाइनली इन्होंने रेबेलियन को हरा दिया और इस तरीके से कब्जा कर लिया। बनारस एंड इलाहाबाद, जिसको आज हम वाराणसी और प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी विद्रोह जो था वो शुरू हो गया। बनारस की बात करें तो रेबेलियन जो थे उन्होंने यहाँ पर रेबेल किया और कई सारे ब्रिटिश सोल्जर और ऑफिसर्स को मार दिया गया। इसके बाद कमान संभालने के लिए भेजा जाता है किसको? जनरल नील को, जिनके बारे में भी हम लोगों ने दिल्ली वाले टाइम में देखा था। ठीक है, इनके पास तो स्पेशलिटी थी, इन्होंने इनह्यूमैनिटी दिखाई और यानी कि यहाँ पर भी बुरी तरह से लोगों को मरवाया और इस तरीके से बनारस का जो विद्रोह था उसको सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद, यहाँ पर जो कमान संभाली मौलाना लियाकत अली, लीडरशिप किसकी थी? मौलाना लियाकत अली की। इस तरीके से जून में शुरू होता है यहाँ का भी विद्रोह। यहाँ भी जनरल नील को भेजा जाता है और जनरल नील जो थे वो यहाँ का भी जो विद्रोह था उसको सप्रेस करने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार, यहाँ पर भी विद्रोह जो था वो भड़क उठा। देखिए, ये विद्रोह ऐसा था, हम लोगों ने अभी बात की कि ये इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग इसमें शामिल हो गए थे। सभी को था कि अब हमको आज़ादी पाना है, अगर हम इनसे आज़ादी पाएंगे तभी हमारा कुछ भला हो सकेगा, तो इसलिए इसमें सभी साथ आते हैं। तो स्टार्ट होता है बिहार का विद्रोह। वहाँ पर लीडरशिप जो थी वो की थी कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया रेबेलियन को और इस तरीके से विद्रोह वहाँ का शुरू किया जाता है। इसको इन्होंने एक्सटेंड किया यूपी के बांदा, कालपी तक। ठीक है, नाना साहब की भी इन्होंने हेल्प की, नाना साहब कानपुर, ठीक है, उनकी भी इन्होंने हेल्प की और इस तरीके से इस विद्रोह को इन्होंने रीवा तक बढ़ाया, आगे एक्सटेंड किया। लेकिन इसके बाद 27 अप्रैल 1858 को डेथ हो जाती है किसकी? कुंवर सिंह की। इनकी डेथ के बाद इनके भाई अमर सिंह, उन्होंने कमान संभाली। अब लीडरशिप अमर सिंह के हाथों में थी। फाइट की इन्होंने, लेकिन इसके बाद इनके साथी जो थे वो हार गए और अमर सिंह को मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है। अब लीडरशिप भी नहीं रह गई और बाकी बुरी तरह से सप्रेस किया ही जा रहा था और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, ये बिहार के जो रेबेलियन थे, इनको सप्रेस करने में कामयाब हुए। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर कमान संभाली थी हम सभी की फेवरेट रानी लक्ष्मीबाई ने, द क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का मैटर क्या था? झांसी में ये था, झांसी के जो किंग थे उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। उनके पास अपना कोई सक्सेसर नहीं था, यानी अपना कोई बेटा नहीं था। अब क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत की जो पॉलिसी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने कि भाई जितने राज्य जो हैं हम हड़प सकें, इसके तहत उन्होंने ये लॉ लाया था कि भाई अगर अपना चाइल्ड नहीं है तो फिर वो राज्य जो है वो हमारे में मिल जाएगा, हमारे उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक बहुत ही ब्रेव देशभक्त थी, इन्होंने बोला, द क्वीन ऑफ झांसी भी थी, इन्होंने बोला मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और फाइट करने के लिए तैयार हुई, बहादुरी से लड़ी। लेकिन इनके ही राज्य में कुछ ट्रेटर्स थे, यानी कि कुछ गद्दार थे, जो कि जाकर ब्रिटिशर से मिल गए। ठीक है, और इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो वहाँ हार जाती हैं और जाती हैं वो कालपी की तरफ। कालपी दोबारा से रेबेलियन को वो तैयार करती हैं। यहाँ पर साथ देते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे उनके साथ आते हैं, उनकी हेल्प से ये पहुँचती हैं सिंधिया, जो कि लॉयल थे किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। उनके पास पहुँचती हैं, जो ग्वालियर पर राज कर रहे थे, उनको वहाँ से भगा देती हैं और ग्वालियर जो है उसे कैप्चर कर लेती हैं, उसे अपने कब्जे में ले लेती हैं। अब सिंधिया जो था वो जान बचाकर भागता है, कहाँ पर? वो भागता है आगरा, ब्रिटिशर्स के पास, जो ब्रिटिश थे उनके पास पहुंचता है, उनकी शरण लेता है। और इधर रानी लक्ष्मीबाई इनके पीछे आता है, सर ह्यूरोज आता है, दोनों में फाइट होती है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी हार होती है और इस तरीके से 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद तात्या टोपे, इन्हें भी पकड़ लिया जाता है, इन पर केस चलता है, इनको फांसी की सज़ा जो है वो दे दी जाती है, इनको हैंग्ड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब मेन जो लीडर थे वो ख़त्म हो चुके थे, इनकी सेना भी ख़त्म हो चुकी थी और इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ ही 1857 का जो ये अपराइजिंग रेबल था, ठीक है, लोगों को जगाने वाला, उसका रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ ही 1858 में अंत हो जाता है। ठीक है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जिस तरीके से इन्होंने फाइट की, ये आज भी हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग। ठीक है, इस ग्रेट अपराइजिंग का क्या रिजल्ट रहा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ग्रेट अपराइजिंग जो था 1857, इसका अंत हो गया। ठीक है,
अंत हुआ भाई रानी लक्ष्मीबाई 1858 उनकी मृत्यु के साथ ही। तो यहाँ पर हमें कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन इसका रिजल्ट जो था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। ठीक है, इसका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या रहा वो हम देखते हैं। पहला, एंड ऑफ द कंपनी रूल। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका ये रहा इस अपराइजिंग का कि कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो गया, जो 100 ईयर्स से हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। उसके साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कंपनी के द्वारा बनाई गई थी उसे अबॉलिश कर दिया गया, और डायरेक्टर्स जो इसके थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उनसे उनकी सभी पावर जो थी वो छीन ली गई। अब इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो किसके पास चली गई? इंडियन गवर्नमेंट क्या अब यहाँ के लोग जो थे वो देख रहे थे? नहीं, अभी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो पास हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब इसकी देख रेख के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो अपॉइंट किया। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये क्या यहाँ से लिया गया? नहीं, ये ब्रिटिश कैबिनेट से था। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है ना, तो ब्रिटिश कैबिनेट जो था वहाँ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए अपॉइंट किया गया। अब उसकी हेल्प के लिए भी भाई कुछ लोग चाहिए जो उसे एडवाइस दे सकें, उसे हेल्प कर सकें। इसके लिए 15 मेंबर्स जो थे उन्हें अपॉइंट किया गया। इन 15 मेंबर्स से 8 मेंबर्स जो थे वो क्वीन के द्वारा अपॉइंट किए गए, बाकी 7 मेंबर्स जो थे उनको कंपनी ने अपॉइंट किया। ठीक है, इनको कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपॉइंट किया, मतलब उन्होंने उनको चूज़ किया। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ठीक है, कि भाई जो भी लोगों को रखा जा रहा था, जो पोस्ट दी जा रही थी, सारे क्या था? ब्रिटिश से थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो उनका खर्चा उठाना था, उनका रहना खाना, उनकी सैलरी, बाकी जो खर्चे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो मेट कर रही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड, चेंज इन द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो थे इनकी डेजिग्नेशन भी चेंज हुई, यानी कि उनका जो पोस्ट का नाम था वो भी चेंज किया गया। देखिए, कंपनी जो यहाँ का क्राउन था कंपनी के हाथों से गया, उसके साथ ही साथ ये जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल की, इसका नाम भी चेंज किया गया और इसको जाना जाने लगा वायसराय के नाम से। किस नाम से जाना जाने लगा? इसको जाना जाने लगा वायसराय के नाम से। ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट, डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर होने के साथ ही साथ ये भी चेंज हो गए। होता क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो राज कर रहे थे इंडिया पर। तो उस दौरान जो इंडिया था उसको अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया था, जिसको देख रहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी देख रेख के लिए गवर्नर जनरल जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। तो जिस गवर्नर जनरल के अंडर में जो प्रोविंस आता था, जहाँ पे जो गवर्नर जनरल रूल करता था, इसका मतलब, ठीक है, वहाँ पर उसको इसी नाम से जाना जाता था, उसकी डेजिग्नेशन का नाम यही था। लेकिन जहाँ पर उसको डील करनी होती थी, किससे? जो प्रिंस होते थे, नवाब्स होते थे, राजाज होते थे, उनसे जब डील करनी होती थी तब उनको जाना जाता था वायसराय के नाम से। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल होते थे वो क्या करते थे? गवर्नर जनरल, या बाद जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वायसराय के नाम से जाने जाते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको ये रिप्रेजेंट किया करते थे। थर्ड है एक्सेप्टिंग द प्रीवियस ट्रीटीज। अब ये इतने बड़े लेवल पर जो ये विद्रोह हुआ था, इसका पता लगाया गया कि भाई ये किस वजह से इतने बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसके सामने ये आया कि इस विद्रोह का मेन जो कारण था वो ये था कि कंपनी ने जो ट्रीटीज की थी यहाँ के प्रिंसेस के साथ, जो प्रिंस थे, नवाब्स थे, राजाज थे, उनके साथ, उन ट्रीटीज को तोड़ दिया गया था। तो इसलिए कंपनी की तरफ से कहा गया भाई ये ट्रीटीज जो है उनको हम दोबारा से मानेंगे। रियलाइज यही हुआ कि एग्रेसिव पॉलिसीज जो थी, ट्रीटीज हम लोगों ने जो तोड़ी, इसकी वजह से ये रेबल हुए। अब क्या था? ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो यहाँ का भला चाहती थी। भाई उनको ये था कि सत्ता तो हमारे ही हाथ में रहे, लेकिन दोबारा से लोग विद्रोह ना करें। तो इसके लिए ये कोशिश थी कि जो राजाज हैं, जो प्रिंस हैं, उनको खुश किया जा सके। ठीक है, उनका जो ट्रस्ट है वो दोबारा से जीता जा सके। इसलिए कहा गया कि भाई जो ट्रीटीज़ हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसे मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस जो ट्रीटीज़ थी उन्हें एक्सेप्ट किया गया, जिससे कि लोगों को अपने फेवर में किया जा सके, उनके ट्रस्ट को जीता जा सके। नेक्स्ट है चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। ठीक है, इंडियन स्टेट के लिए जो पॉलिसीज थी उनको चेंज किया गया। पहले की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? सबऑर्डिनेट
आइसोलेशन की, कि उनकी रियासतों से उनको किसी भी तरीके से अलग कर देना है एक तरीके से, ठीक है। अब जो पॉलिसी थी सबऑर्डिनेट यूनियन की थी, ठीक है, कि सबको क्या है मिलाकर रखना है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर जो ये प्रिंस है ये हेल्प कर सके, यहाँ के लोग जो हैं वो हेल्प कर सके, किसके, ब्रिटिश क्राउन जो कि यहाँ पर रूल कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इन चीज़ों को श्योर करने के लिए कि भाई जो यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिसी इन्होंने चेंज की, पहले क्या था कि अलग करना है, रियासतों से अलग करना है, सबको अपने में मिला लेना है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हटाई कि भाई ठीक है हम लोग अपने में नहीं मिलाएंगे, आप जो प्रिंस हैं वो अपना अपना राज अपनी जगह पर करिए। तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने चेंज की, वो हम लोग देखते हैं। पहला, जो प्रिंस थे उनको बोला गया कि उनका जो किंगडम है वो अपना किंगडम संभाले, उनको हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। दूसरा, इंडियन रूलर्स जो थे उनको राइट दिया गया कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने देखा ना अडॉप्शन वाली जो बात थी कि आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास अपना सक्सेसर नहीं है तो ऐसे में वो राज्य जो है वो हमारा हो जाएगा। तो अब लोगों को राइट दिया गया कि अब आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर जो है वो आपके राज्य में कम होंगे, हमारे लोग जो होंगे वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, आपकी आर्मी में, और आपके जो सोल्जर्स हैं उनके नंबर्स कम रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि भाई उनके लोग जो होंगे वो नज़र भी रखे रहेंगे और बिना इनकी परमिशन के, ठीक है, यानी कि जो रूल कर रहे थे यहाँ, ठीक है, तो बिना उनकी परमिशन के क्या था कि जो ये राजा थे वो किसी के भी साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकते थे, चाहे देशी या विदेशी, ठीक है। इसके अलावा श्योर किया गया कि हम आपका जो भी इंटरनल अफेयर है हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आती है तब हम इंटरफेयर करेंगे, यानी अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है उस कंडीशन में हम इंटरफेयर करेंगे, वरना आपके जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंसेस विल बी ऑनर, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, कुछ प्रिंस जो जिन्होंने ये जो 1857 का जो अपराइजिंग था इस दौरान इनकी हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, उनको पुरस्कार दिया गया, उनको प्राइज़ जो थे, गिफ्ट्स जो थे वो मिले। इसके अलावा हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके ऊपर 5 लाख पाउंड का डेब्ट था, उसको भी माफ़ कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी कोशिशें समझ में आ रहा है किस लिए की जा रही, इसलिए की जा रही हैं कि अब दोबारा से रेबल ना हो और ये सभी लोग जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन जो है उसका साथ दें। एबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड मुगल लाइन, देखिए इसका एक रिजल्ट ये भी रहा कि पेशवाशिप और मुगल लाइन जो था इसको समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे नाना साहब, जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड थे। कहा गया कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसे ना टाइटल मिलेगा और ना ही उसे कोई सत्ता मिलेगी, ठीक है। तो जब 1857 का अपराइजिंग था, यहाँ पर एक्टिव तरीके से नाना साहब ने पार्टिसिपेट किया। इसके फेल्योर होने के बाद नाना साहब जो थे वो चले गए कहाँ, नेपाल, ठीक है, और वापस वो आए नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये चेंजेस हो रहे थे, तो ऐसे में पेशवाशिप जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। ब्रिटिश भी खुश हुए कि ये जो टाइटल था इसको समाप्त कर दिया गया। यही चीज़ हुआ किसमें, यही चीज़ हुआ मुग़ल सम्राट वाला जो टाइटल था इसके लिए भी। मुग़ल डायनेस्टी जिसकी फाउंडेशन रखी थी बाबर ने 1526 में, ठीक है, इसका भी अंत हो गया बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु के बाद। बहादुर शाह सेकंड जिन्होंने इस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किया था एक्टिव तरीके से, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जो टाइटल था मुग़ल सम्राट का इसको भी समाप्त कर दिया गया बहादुर शाह के डेथ के बाद। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसका जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। उन्होंने हमेशा चाहा कि जो यहाँ के किंग हैं और उनके जो सिटीज़न हैं यानी उनके जो नागरिक हैं वो एक दूसरे से दूर रहें, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा ही चाहा हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो आपस में लड़ते रहें, जिससे कि यूनिटी इनके बीच में ना रहे और फिर ब्रिटिश जो है इनके अगेंस्ट कोई बड़ी पावर जो है वो खड़ी ना होने पाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो राजा थे उनको इन्होंने प्रोटेक्शन दी, अदर फैसिलिटीज़ दी, जिससे कि जो किंग थे वो निश्चिंत हो गए कि भाई उनके ऊपर कोई भी अब आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ पहले राजा का कर्तव्य क्या होता था कि वो राजा जो होते थे वो अपनी जो प्रजा थी उसके वेलफेयर के लिए काम करते थे। अब राजा को क्या है, प्रोटेक्शन मिल गई, राजा उससे निश्चिंत हो गए, अपने प्रिविलेजेस जो थे उसको बाकायदा एंजॉय करने लगे और उन्होंने प्रजा की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से राजा और प्रजा जो थे एक दूसरे से दूर होते चले गए, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश जो थे उन्होंने उठाया। इसके अलावा इन्होंने हमेशा ही चाहा कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो आपस में फ़ाइट ही करते रहें और कभी भी ये एक साथ ना आए, जिससे कि बड़ी पावर इनके खिलाफ खड़ी ना होने पाए। जब
1857 का अपराइजिंग जो था, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो थे साथ आए, जो ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट। अब जब ये जो विद्रोही थे, जो रेबेलियन थे 1857 के, तो इसमें क्या था, इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश जो ट्रूप्स उन्होंने यूज़ की, जो ट्रूप्स उनकी थी, जो उनकी सेना थी, उसमें गोरखा भी थे, उसी में सिख भी थे, जिसकी वजह से सप्रेस करने में उन्होंने भी इनकी हेल्प की, जिसकी वजह से जो मुस्लिम थे वो हेट करने लगे हिंदूज से। और ब्रिटिश यही चाहते थे कि ये आपस में हेट ही करते रहें, जिससे कि हमारे खिलाफ कोई भी जो है वो खड़ा ना हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको तोड़ना, और किंग्स जो थे वो, उनको ये लगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, और जो भाई किंग हैं उनकी प्रजा उन्हीं के फेवर में रहेगी, तो इन दोनों को दूर करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके से जो रूलर्स थे उनको और उनकी जो प्रजा थी उनको इन्होंने दूर करने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो ये अपराइजिंग था 1857 का, इसमें बहुत सारे लीडर्स जो थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिससे कि लोग जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, और इस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो यहाँ से राइज हुआ। चलिए देखते हैं रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड क्या रिजल्ट रहे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसमें फर्स्ट है एमलगेशन ऑफ ट्रूप्स ऑफ द क्राउन एंड द कंपनी। ठीक है, क्राउन और कंपनी के जो ट्रूप्स थे उनका एमलगेशन, उनका मिश्रण। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो था जब वो पास हुआ है, तभी से यहाँ पर जो ट्रूप्स थे, यूरोपियन ट्रूप्स थे, उनकी 2 कैटेगरीज जो थी वो पाई गई, मतलब 2 कैटेगरीज इनकी ट्रूप्स की बनाई गई। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो ब्रिटिश पीएम जिनका नाम था विलियम पिट, उनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया। बेसिकली इसको क्यों, ये एक्ट जो था वो क्यों लाया गया था, इसके पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें कुछ कमियां थी, उसमें सुधार के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जिसका एम क्या था, इसके एम तो बहुत सारे थे, मेन एम इसका ये था कि इंडिया में जो करप्शन, ठीक है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है उस पर निगरानी रखने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर है, उस पर निगरानी रखने के लिए, उसके कामकाज को पे निगरानी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ थी पॉलिटिकल और ट्रेडिंग वाली, उसको अलग करने के लिए, ठीक है, इसलिए लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो जब ये पास हुआ है तभी यहाँ पर 2 कैटेगरीज जो थी यूरोपियन ट्रूप्स की बन गई थी। पहली कैटेगरी जो कि यूरोपियन सेटलर्स जो यहाँ पर ट्रेड के लिए आए थे उनके द्वारा जो आर्मी थी रखी गई थी, जो सोल्जर्स थे वो। दूसरा कि सीधे उनको अपॉइंट करके इंडिया भेजा गया था, किस लिए कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी सेवाएं दें। ठीक है, किसके हित में, ब्रिटिश के ही हित में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन सोल्जर्स जो थे, जो ट्रूप्स थी उसमें यूरोपियन जो सोल्जर थे उनके नंबर्स बढ़ा दिए गए, यानी उनकी संख्या बढ़ा दी गई। देखिए इसके पहले क्या था, इसके पहले इंडियन सोल्जर जो थे वो ट्रूप्स में बहुत ज़्यादा थे, लगभग वो यूरोपियन से 5 गुना ज़्यादा थे, और उनका ये जो बड़ा नंबर था, अभी हमने इसके पहले देखा था कि इस बड़े नंबर ने ही उनको इनकरेज किया इस विद्रोह के लिए कि भाई हम संख्या में ज़्यादा है, हम नंबर में ज़्यादा है, तो हम इनसे फाइट कर सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व की गई कि भाई अब क्या करना है, इनकी जो संख्या है वो दुगने से ज़्यादा नहीं रखनी है किसी भी हालत में, यानी यूरोपियन, अब भाई यहाँ के जो सोल्जर्स थे उतने ज़्यादा तो नहीं रखे जा सकते क्योंकि बाहर से कितने बुलाओगे, ठीक है, यहीं के लोगों को आर्मी रखना होगा, लेकिन फिर भी बोला गया किसी भी कंडीशन में दुगने से ज़्यादा इंडियन सोल्जर नहीं रखने हैं। और इसीलिए उस टाइम में जो इंडियन सोल्जर थे और जो यूरोपियन सोल्जर थे, तो यूरोपियन सोल्जर थे 72,000 और इंडियन सोल्जर थे 1,35,000। ठीक है, तो यही चीज़ दिखाने के लिए कि भाई जो रेशियो रहेगा अब वो दुगने से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा वो नहीं रहेगा। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स विल नॉट बी मोर देन डबल दैट ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स। तो इस समय में बहुत सारे यूरोपियन सोल्जर्स जो थे उनकी यहाँ पर भर्ती की गई। नेक्स्ट है प्लेसिंग आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स एक्सक्लूसिवली इन यूरोपियन हैंड। ठीक है, तो इस अपराइजिंग के बाद पूरी कोशिश की गई कि तोपखाने, ठीक है, आर्टिलरी हो गई या इफेक्टिव वेपन्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बस यूरोपियन हैंड में ही हों। इस अपराइजिंग के बाद
हमेशा कोशिश की गई कि कभी भी जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उनकी देख रेख में ये सारी चीज़ें, ये गोला बारूद हो गए, ठीक है, या सोफिस्टिकेटेड वेपन हो गए, तो इसके ये उनकी देख रेख में कभी ना रहे, ठीक है, दूसरा इनके सुपरविजन में कभी ना रहे, और दूसरा ये कि किसी को भी परमिशन, किसी भी इंडियन को परमिशन नहीं दी गई इनके यूज़ की। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया इस पिछले विद्रोह को देखते हुए कि भाई इतना बड़ा ये रेबल था, और अगर ये सारी चीज़ें इनके हाथ में आ गई तो वो विद्रोह बहुत बड़ा होगा, तो उससे बचने के लिए कि ये लोग कभी भी किसी भी साजिश को अंजाम दे देंगे, तो इससे बचने के लिए पूरी कोशिश की गई आफ्टर अपराइजिंग कि इंडियन ऑफिसर जो हैं वो कभी भी इन चीज़ों का चार्ज जो है वो ना लेने पाए, उनको कभी ऐसा चार्ज ना दिया जाए। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ सेपॉय। ये जो रेबल था इसमें बंगाल के जो सेपॉय थे इन्होंने मेन भूमिका निभाई कि भाई सभी जो थे एक ही रीजन से थे और इस वजह से उनमें यूनिटी थी और ये विद्रोह जो था वो आगे तेजी से बढ़ा। अब पूरी कोशिश की गई कि जो भी ट्रूप्स रखी जाए उसमें मिक्सिंग, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, हर तरह के लोग हों, किसी एक ही कास्ट, एक ही रीजन, एक ही रिलीजन के लोग ना हो, जिससे कि उनमें ना तो यूनिटी आने पाए और ना तो उसमें नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है वो आने पाए, ठीक है। तो इसलिए पूरी कोशिश की गई, बंगाल आर्मी जो थी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल जो था इस अपराइजिंग के लिए रोल किया। पूरी कोशिश की गई कि अब मिक्स सोल्जर्स जो हैं वो रखे जाएंगे, हर क्षेत्र से, हर रिलीजन से, हर रीजन से ऐसे रखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कास्ट सिस्टम को लेके पता चला अलगाव है, कहीं पर है कि उनको रिलीजन को लेके अलगाव है, कहीं रीजन को लेके अलगाव है, तो इस तरीके से उनमें यूनिटी जो है वो नहीं बन पाएगी, ऐसी पूरी कोशिश की गई। इसके अलावा इंडियन सिपाही जो थे, ठीक है, जो सिपाही होते हैं या फिर सोल्जर जो होते, तो उनके लिए कैंटोनमेंट बने होते थे, वहाँ पर वो रहा करते थे। तो इंडियन सिपाही जो होते थे उनकी जो कैंटोनमेंट होते थे या फिर उन कह सकते हैं उनको जिन कैंटोनमेंट में रखते थे उनको ऐसी कैंटोनमेंट रखते थे जो कि सिविल एरिया जो होते थे उससे दूर होती थी। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि जो सिविल लोग हैं, ठीक है, जो सिविलियन हैं, उनसे इनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा और आगे किसी विद्रोह को ये अंजाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको दूर की जो सिविल एरिया होते थे उससे दूर की कैंटोनमेंट में इनको रखा जाता था। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आर्मी का जो खर्च था वो भी बहुत बढ़ गया। क्यों? पहले से ही जो यूरोपियन सैनिक जो होते थे, ठीक है, उनको जो सैलरी मिलती थी और जो इंडियन को मिलती थी उसमें 5 गुना का अंतर होता था, ठीक है। 5 टाइम्स जो यूरोपियन थे उनकी सैलरी जो होती थी वो ज़्यादा होती थी। और अब क्या किया गया? अब ये किया गया कि भाई यहाँ पर जो सैनिक रखे जाएंगे उसमें यूरोपियन जो है उनकी संख्या है लगभग आधी होनी चाहिए। तो यूरोपियन सैनिक जो है वो बढ़ गए और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जो आर्मी एक्सपेंडिचर था वो बढ़ना ही था और इस वजह से आर्मी एक्सपेंडिचर जो था, एक्सपेंसेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर जो थे वो बढ़ा दिए गए और उनकी सैलरी वैसे भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए ये खर्चा जो था वो काफ़ी बढ़ गया और वो कहाँ से पूरा होना था? इंडिया से ही पूरा होना था। नेक्स्ट है रिजल्ट पर्टेनिंग टू द रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? रिजल्ट किससे रिलेटेड? रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड रिजल्ट क्या रहा वो यहाँ देखेंगे। फर्स्ट जो था वो था प्रॉमिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम का प्रॉमिस किया गया। 1858 का क्वीन का जो डिक्लेरेशन था उसमें कहा गया कि भाई जो इंडियन है वो अपने जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो उनके रिलीजन है, जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको वो बाकायदा एंजॉय करें फ्रीडम के साथ, उसमें हम लोग कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉमिस ऑफ फ्री एंड इम्पार्शियल एमिटेंस टू सर्विस, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्विस जो है, ठीक, गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट ऑफिसर्स की जो सर्विसेज हैं उसके लिए बोला गया। भाई पहले क्या था, हेट की जो कह सकते हैं हेट की नज़र से वो लोग देखा करते थे, मानते थे भाई हमारी रेस जो है, हमारी नस्ल जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी हिसाब से वो लोग अपॉइंट करते थे। अब यहाँ पर क्वीन का जो डिक्लेरेशन था 1858 का, उसमें ये भी कहा गया कि हमारे जो गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर बिना किसी के कलर को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी के कास्ट को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी रिलीजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन द यूरोपियन एंड द इंडियंस, ठीक है। यूरोपियन और इंडियन के बीच के जो रिलेशन थे उनमें तनाव जो था वो बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? भाई जो उनकी पॉलिसी थी उससे इंडियन जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे। देखिए दोनों ने एक दूसरे पे
किया था। कैसे अत्याचार किया था? तो जो इंडियन थे उसका जवाब वो देते थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को मारा भी गया इसी उसमें। तो इस वजह से दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेट करते थे। यहीं पर देखा जाए कि ये जो दोनों ने एक दूसरे के साथ इनह्यूमैनिटी दिखाई थी, तो ऐसे में जो इंडियन थे वो हेट करते थे ब्रिटिश से, क्योंकि बाहर से लोग आए और वो उनके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं, उनके ऊपर राज भी कर रहे हैं, उनके सारी चीज़ें जो थी वो अपने कब्जे में उन्होंने ले ली। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे वो हर इंडियन को सस्पिशियस निगाह से देखा करते थे। नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो हिंदूज और मुस्लिम के बीच की जो खाई थी, गल्फ थी, वो और ज़्यादा वाइड होती चली गई। देखिए हुआ क्या था, ये जो अपराइजिंग था, जो इस समय रेबल हुआ था, ठीक है, उसमें हिंदूज और मुस्लिम जो थे दोनों ने ही साथ में पार्टिसिपेट किया था, दोनों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था, एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन जब इस विद्रोह को सप्रेस करने की बात आई तो जो ब्रिटिश ट्रूप थी उसमें क्या था, उसमें गोरखा भी थे, उसमें सिख भी थे, जिन्होंने सप्रेस करने में इन ब्रिटिश का साथ दिया था, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे। जो ब्रिटिश थे वो यही चाहते थे कि इन लोगों के बीच में ये जो गल्फ है वो और ज़्यादा गहरी होती जाए, और उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग इसको और ज़्यादा भड़काने की कोशिश की। ठीक है, द ब्रिटिश टुक ग्रेट एडवांटेज टू द डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और वो लोग ये चाहते थे कि भाई ये लोग जो हैं वो हमेशा ही अलग रहें, जिससे कि इनके खिलाफ एक बड़ी पावर जो है वो ना आने पाए। तो इन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि ये दोनों कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे से अलग ही रहें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात हम लोग कहें तो कंपनी जो थी, कंपनी जब यहाँ पर धीरे धीरे सत्ता अपने हाथों में लेने लगी, उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन जब क्राउन आया तो ये एक्सप्लॉयटेशन कम नहीं हुआ, उसके साथ ही वो और ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ की इकॉनमी जो थी पूरी तरह से क्राउन के हाथों में आ गई। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।